नमस्कार दोस्तों, मैं कमल प्रताप सिंह उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ फिर से। तो ये उसी वीडियो का सब पार्ट है। हम पढ़ रहे थे शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य। ये थर्ड पेपर है तो उसी का हम सेकंड पार्ट जानेंगे, क्योंकि एक पार्ट में आपके 11 चैप्टर ही कवर हुए थे। अब हम कुछ चैप्टर और कवर करेंगे। तो उस वीडियो पे आपने मुझे बेहद प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आशा करते हैं इस वीडियो पर भी आप अपना प्यार देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। यही आशा करते हैं और यही उम्मीद आपसे लगाते हैं। अब हम फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण पढ़ेंगे। तो अंतःक्रिया क्या होती है बेटा? किसी किसी माध्यम से हम अंतःक्रिया मतलब एक तरीके से हम मान लीजिए 3-4 लोग हैं, तो अंतःक्रिया मतलब आपस में ही सीख के जो क्रिया करते हैं उसके बारे में फ्लैंडर्स ने बात कही है। तो अंतःक्रिया का शाब्दिक परिभाषा फ्लैंडर्स ने 1961 में दी थी, है ना। इसका निर्माण अध्यापक विद्यार्थी के व्यवहार, प्रभाव, उपलब्धियों के आधार पर किया गया था। इसके दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक अंतःक्रिया और अशाब्दिक अंतःक्रिया। फिर फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की बुनियादी सैद्धांतिक मान्यताएं कुछ हैं। शब्द कथनों तथा विचारों का अभिव्यक्ति, विद्यार्थियों और अध्यापक में संबंध, सामाजिक वातावरण में उत्पादकता में संबंध, अध्यापक तथा विद्यार्थी पर प्रभाव, निरीक्षण तकनीकी, पृष्ठ पोषण की भूमिका। फिर इसके गुण के बारे में बात करेंगे। तो गुण में आपके कुछ गुण ही पढ़ेंगे, बाकी आप वीडियो पॉज करके या आसानी से देख सकते हैं। इस प्रणाली में शिक्षक के क्षेत्र में नए व्यवहारों की जानकारी होती है। उसके बाद इस अंतःक्रिया प्रणाली में कक्षा में घटित होने वाली क्रियाओं का विश्लेषण करने और समझने में मदद मिलती है। इस प्रणाली में मदद से कक्षा शिक्षण के पदों की व्याख्या की जाती है। सेवाकालीन अध्यापकों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसकी सहायता से कक्षा की गतिविधियों को जाना जा सकता है। फिर इसके हम दोष पढ़ेंगे। दोष में यह क्रिया अधिक स्वतंत्र है। इसमें फिर केवल अध्यापक के लिए 7 वर्ग होते हैं और बच्चों के लिए 2 वर्ग होते हैं, है ना। फिर ये शॉर्ट टाइप आंसर आ जाते हैं। शॉर्ट टाइप आंसर में हम फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के विभिन्न वर्गों को पढ़ेंगे। वर्ग में इन्होंने कुछ वर्ग दिए हैं, जैसे शिक्षक वार्ता के 7 वर्ग, विद्यार्थी वार्ता के 2 वर्ग, मौन विभ्रांति के 1 वर्ग। फिर वर्गों का प्रभाव हम पढ़ेंगे या अर्थ पढ़ेंगे। अप्रत्यक्ष प्रभाव, भावना को स्वीकार करना, प्रशंसा या प्रोत्साहन, विचारों की स्वीकृति का प्रयोग, प्रश्न पूछना। फिर प्रत्यक्ष प्रभाव में क्या क्या होता है? व्याख्यान होता है, निर्देशन देना होता है, आलोचना तथा अधिकार होता है, विद्यार्थी वार्ता होती है। फिर छात्र कथन अनुक्रिया, और उसके बाद फिर छात्र वार्ता से पहले के स्पेक्रम, और फिर मौन विभ्रांति। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे ये कुछ 10 वर्गीय प्रविधियाँ हैं और यही सब चीज़ें हैं। फिर अगला आएंगे हम शिक्षण कौशल, प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्न कौशल, प्रश्नों की प्रभावशीलता, प्रतिक्रिया प्रबंधन, अनुदीपन, प्रवर्तन और फिर पुनर्गणन, उदाहरण, चित्रण सहित संपुट लेखन और पाठ समापन कौशलता के बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षण कौशल में कुछ चीज़ें हैं। प्रश्नों की प्रभावशीलता, खोज प्रश्न, खोजपूर्ण प्रश्न, पुनर्बलन, व्याख्या कौशल, छात्र व्यवहार में अभिज्ञान, छात्रों की सहभागिता। मतलब सहभागिता तो बहुत ज़रूरी होती है। बालक मतलब हर चीज़ में प्रश्न पूछेंगे, फिर अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित करेंगे और फिर पठन क्रिया में समाहित होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें सहभागिता हो जाएंगे। अपने मित्रों की मदद करेंगे, उनको पढ़ने में मदद करेंगे। हो सकता है कि उनका गृह कार्य ना पूरा हो तो उसमें मदद करेंगे। फिर गृह कार्य देने का कौशल, छात्रों के साथ लेकर चलने का कौशल, संप्रेषण की पूर्णता का कौशल, दृश्य श्रव्य सामग्री का कौशल, निर्देशन उद्देश्यों तथा व्यवहारिक रूप में लिखने का कौशल, नियोजित पुनरावृत्ति, दृष्टांत देना, उदाहरण का प्रयोग, समीपता, व्याख्यान कौशल, विकेंद्रीकरण, प्रश्नों का प्रयोग, विन्यास प्रेरणा, उद्दीपन, परिवर्तन, मौन तथा शाब्दिक अंतःक्रिया। मतलब मौन मतलब शांत रहकर भी सीखना। उसके बाद फिर श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग, कक्षा प्रबंध कौशल, है ना। फिर उसके बाद विन्यास प्रेरणा की बात करेंगे तो विन्यास प्रेरणा का अर्थ जो होता है वो होता है छात्रों के ध्यान को उनके अपने मौन से अनुसार से हटाकर विशेष की ओर केंद्रित करना, छात्रों के पूर्व ज्ञान तथा जानकारी प्राप्त करना, नए ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करना, छात्रों में जिज्ञासा वृत्ति का विकास करना। विन्यास प्रेरणा कौशल के घटक, विन्यास प्रेरणा कौशल की उपयोगिता क्या होती है? छात्र की मानसिक आयु, छात्र रुचि की अभिवृत्ति, उपलब्ध तकनीकी साधन, शिक्षक की व्यक्तिगत कुशलता होती है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे श्यामपट्ट लेखन कौशल। श्यामपट्ट एक तरीके से शिक्षण का घनिष्ठ मित्र होता है और उसका एक अच्छा दोस्त होता है। तो श्यामपट्ट लेखन के प्रमुख प्रयोग कैसे करेंगे इसके बारे में। श्यामपट्ट लेख सुंदर तथा आकर्षक होना चाहिए। अक्षरों का आकार, समान तथा बनावट सुंदर हो। प्रत्येक अक्षर के संबंध में दूरी अच्छी हो। लेखन सीधी पंक्ति में हो, है ना। इस तरीके से श्यामपट्ट पे हमें कैसे लिखना है इसके बारे में बताया गया है। अब फिर हम प्रश्न कौशल के बारे में आएंगे। तो प्रश्न पूछना और प्रश्न से बच्चों को प्रभावित करना और बच्चों को भी प्रश्न पूछने के लिए बहुत उत्साहित ना करना, उन्हें मतलब उत्साहित करना। छात्रों के पूर्वज्ञान का पता लगाते हैं इसके द्वारा। फिर छात्रों के पाठ के प्रति रुचि जागृत करते हैं। छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति हो जाती है। फिर हम शिक्षण कौशल की कुछ परिभाषाएं उनको जानिए। तो एनालॉगेज के शब्दों में शिक्षण कौशल के विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाएं व प्रक्रियाएं जिन्हें शिक्षक कक्षा में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करता है। ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होती हैं। ये शिक्षा के निरंतर प्रयोग में आती हैं।
है ना। स्पष्टीकरण कौशल क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को स्पष्ट करना और बालकों को उसके बारे में मोटिवेट करना, उसके बारे में बताना। अब शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं, इसके अर्थ तथा परिभाषाएं जानेंगे। तो शिक्षण प्रतिमान का अर्थ ही होता है कि शिक्षण प्रतिमान आंग्ल भाषा के टीचर के लिए टीचिंग मॉडल के लिए पर्यायवाची है या किसी रूपरेखा तथा उद्देश्य के व्यवहार को ढालने के क्रिया का प्रतिमान कहलाती है। उसके बाद शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व उद्देश्य होता है, संरचना होती है, सामाजिक व्यवस्था होती है, मूल्यांकन प्रणाली होती है, प्रयोग होता है। फिर शिक्षण प्रतिमान के प्रकार मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान होता है, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान होता है। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान में कुछ और सब पार्ट्स होते हैं, उसमें अंतःक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रिया स्रोत, व्यक्तिगत स्रोत। फिर उसके बाद इसके महत्व जो होते हैं सामाजिक अध्ययन में। शिक्षण प्रतिमान में व्यवहारिक होता है। शिक्षण प्रतिमान के द्वारा शिक्षण में परिवर्तन या सुधार किया जा सकता है। देन उसके बाद फिर लघु उत्तरी क्वेश्चन है। न्यू प्रेडेंशियल प्रतिमान की व्याख्या, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली होता है। और फिर प्रयोगशाला विधि की प्रतिमान क्या होते हैं, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली। फिर विकासात्मक प्रतिमान होता है, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली। मतलब मोस्टली में सब चीज़ें वही आ रही हैं, लॉट फर्क है। फिर निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, समूह अन्वेषण अनुदेशन प्रतिमान, मुख्यतः संगठनात्मक प्रतिमान, वाक्य संरचना के बारे में जानेंगे। तो इसमें भी निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान में उद्देश्य होता है, संरचना होती है, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली। मतलब सारे में सारे पॉइंट वही हैं, आपको घुमा फिरा के कुछ लिख देना। देखिए इसमें भी कुछ पॉइंट आपको सेम मिलेंगे। परिपक्षा शिक्षण प्रतिमान में उद्देश्य, संरचना में समस्या के प्रस्तुतिकरण में पहचानना, समस्या संबंधी प्रयोग, छात्र व शिक्षक समस्या समाधान के लिए नीति निर्माण, फिर प्रतिक्रिया सिद्धांत, सामाजिक प्रणाली। अब उसके बाद समूह अन्वेषण निर्देशनात्मक प्रतिमान के बारे में जानेंगे। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था, छठवीं अवस्था होती है। फिर हम उसके बाद सामाजिक प्रणाली में आ जाएंगे, प्रतिक्रिया सिद्धांत पे आ जाएंगे, फिर सहायक प्रणाली पे आ जाएंगे। अब उसके बाद अभिक्रमित अनुदेशन अर्थ विशेषताएं प्रकार में आएंगे। तो अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार होते हैं, इसके मोस्टली 2 प्रकार होते हैं, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन, साकी अभिक्रमित अनुदेशन। तो रेखी अभिक्रमित अनुदेशन में आपके कुछ प्रकार होते हैं, इसमें फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 और फ्रेम 4, फ्रेम 5 होता है। ये फिगर आप ज़रूर बनाइएगा, फिगर एक अलग इफेक्ट डालता था कि टीचर को लगता है कि बच्चे ने मेहनत की है। उसके बाद फिर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की धारणाएं और अवधारणाएं के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, छात्र सीखने की स्वागत अधिक होती है। उसके बाद फिर सक्रिय रहता है छात्र। फिर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का स्वरूप प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, परीक्षण पद होता है। उसके बाद फिर हम शाकी अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में जानेंगे। तो इसमें देखिए फ्रेम 1 होता है, 1A का होता है, 1B में होता है, फ्रेम 2, 2E और फिर 2A में होता है। उसके बाद फिर फ्रेम 3 में 2A और 2B होता है ना। तो ये फिर अंति ध्यावा हरी, मतलब ये एक तरीके से मुझे लग रहा है कोई शॉर्ट टिक होगी। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अगर मिलता है और नहीं मिलता तो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अरे वो वही है जो उसमें शॉर्ट टाइप दिए गए थे, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर रेखीय अप्रमित अनुदेशन और साकी अप्रमित अनुदेशन में अंतर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो रेखीय अप्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक B.F. स्किनर हैं और फिर साकी अप्रमित अनुदेशन के एक राउडर है। उसके बाद फिर रेखीय अनुदेशन में विद्यार्थी को प्रश्न करके स्वयं उत्तर बनाता है और साकी में विद्यार्थी अनुक्रिया करके सीखता है। तो अनुक्रिया रेखी साकी का हो गया और रेखी पालक प्रश्न बनाता है। उसके बाद फिर हम आगे जानेंगे अप्रमित अनुदेशन के प्रमुख प्रत्यय क्या होते हैं। पद या फ्रेम होता है, उद्दीपक होता है, अनुक्रिया होती है। फिर ये शॉर्ट टाइप आंसर हो गए। शॉर्ट टाइप आंसर आप वीडियो पॉज करके देखिए और फिर आगे बढ़िए। अब आवासीय कक्षा क्या होती है, आवासीय कक्षा मतलब वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आवासीय विद्यालय, विश्वविद्यालय, ग्लोबल विलेज लर्निंग समुदाय का आधुनिक रूप है। ग्लोबल विलेज लर्निंग इंस्टीट्यूट का पुराना समुदाय होता है जो वेब आधारित शिक्षा के अग्रणी होती है। उसके बाद हम आवासीय शिक्षा के प्रमुख केंद्र जानेंगे। तो कैंडियन वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो गया, फिर माइग्रेन वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो गया, वर्चुअल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाब इंडियन हो गया। फिर कुछ एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज़ में हैं जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे अन्य क्वेश्चनों को देखेंगे कि आगे क्या है, कैसे है। तो आवासीय कक्षा की महत्व क्या होते हैं, इसमें छात्र को अपेक्षित का अनुभव प्रदान करने में काफ़ी लचीलापन होता है। इसके अंतर्गत छात्र को सूचना आसानी से प्राप्त होती है, शक्ति की अधिक बचत होती है। कमियां क्या होती हैं, आवासीय कक्षा में छात्र प्रत्यक्ष तथा शिक्षण जैसे अनुभव के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाते हैं, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और फिर छात्र अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं समय विशेष से स्वागत अध्ययन कर सकते हैं, है ना। तो ये इसकी कमियाँ हो गई।
आवासीय शिक्षा के बारे में आपने जाना है, विशेषता भी आपने पढ़ ही लिया है। अब ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। आवासीय कक्षा कक्ष में संप्रेषण कैसे होता है। तो पहले ये आपका छात्र होता है, ये विषय वस्तु, फिर अधिगम बोर्ड अधिगम करता है बीच में, विषय वस्तु शिक्षक होता है, शिक्षक के द्वारा फिर ये संप्रेषण होता है। संप्रेषण मतलब आप जानते होंगे कम्युनिकेशन होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बातचीत को प्रदान करना, या तो इसमें दो लोग होते हैं, माध्यम होता है, आप समझ सकते हैं। अब फिर अपक्रमित अनुदेशन, विकास और प्रस्तुतिकरण के बारे में जानेंगे। तो अपक्रमित अनुदेशन की अर्थ व परिभाषा, इसमें यह स्वचालित तथा व्यक्तिगता पर आधारित होता है। इसमें छात्र सचेत रहकर स्वयं अपनी गति एवं सामर्थ्य के अनुसार सीखते हैं। फिर अनुक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र क्या होते हैं, व्यवहारिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, प्रतिरक्षा सैन्य बलों में, अध्यापकों शैक्षिक कौशलों में, प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा संस्थानों में, जनसंचार माध्यमों को पाठ में संप्रेषित करने में, औपचारिक अनौपचारिक तथा औपचारिक शैक्षिक प्रकरणों में। उसके बाद फिर अपक्रमित अनुदेशन के प्रमुख सिद्धांत, लघुपद सिद्धांत, पृष्ठपोषण के सिद्धांत, सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, अधिगम परीक्षण का सिद्धांत, है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर अपक्रमित अनुदेशन का सोपान के बारे में जानेंगे। प्रकरण में शीर्षक चयन करना, पूर्व ज्ञान अनुभव व्यवहारिक रूप में लिखना, अनुदेश व्यवहारिक रूप में लिखना, विषय वस्तु की रूपरेखा का विकास करना, मानदंड परीक्षा का निर्माण करना, अभिक्रम की रचना करना, परीक्षण करना या ट्राई आउट करना, फिर मूल्यांकन निर्धारण, वैधता निर्माण और फिर त्रुटि निर्धारण करना, है ना। तो इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला है। फिर हम त्रुटिवार एरर्स के बारे में जानेंगे, त्रुटियों का कुल योग, पदों की संख्या गुणेशों कर लेंगे, घनत्व निर्धारण कर लेंगे। फिर घनत्व निर्धारण अनुक्रिया की संख्या में कुल अनुक्रियाओं की संख्या में स्वतंत्र प्रवाह निर्धारण होता है। फिर अंतिम निर्देशिका की तैयारी होती है। उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर देखेंगे हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन शैक्षिक प्रौद्योगिकी वाला हम आराम से कर सकते हैं। उसके बाद फिर कंप्यूटर से अनुदेशन परिभाषा ये भी कर सकते हैं। ई लर्निंग तो जरूर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। फिर शिक्षण को परिभाषित कीजिए, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। शिक्षक विभाजन स्तर को कर सकते हैं। मान लीजिए 6वां क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत देगा, आपको नहीं कर पाएंगे, तो सूक्ष्म शिक्षण मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। फ्रेंडर्स को इसी वीडियो में कवर किया है, शैक्षिक के प्रतिमान को किया है ना। तो इन दोनों में एक क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो आपके ये 7 से 8 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो अगर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, आप 8 क्वेश्चन कर जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इसमें आपका प्रत्येक क्वेश्चन 16 नंबर का होता है, 16 और फिर 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 16 5 80 हो जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपका लास्ट पेपर रहेगा, तो वो छोटा पेपर है, कोशिश करेंगे एक ही वीडियो बना देंगे, तो क्योंकि आपका पेपर भी नज़दीक है, तो एक ही वीडियो में वो कवर हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।